ओके, तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पे अगर आप एसिड देते हो तो आपका निकलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। कल इसके बारे में डिस्कस किया था, इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ये जैसे CaCO3 है, ये मेटल कार्बोनेट है। अगर आप इसमें पानी देते हो तो क्या निकलता है बेटा आपका, ओके, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये फर्दर रिएक्शन किया गया है, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपका यहाँ पे निकलता है बेटा CaHCO3 होल 2। क्या निकल रहा है बेटा, CaHCO3 होल 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकल रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये इसके आगे किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Na2CO3 वाला कंडीशन आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे क्या फॉर्म करवाया, इन्होंने यहाँ पे Na2CO3 लिया, सॉल्ट बनाया, पानी निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये क्या लिया है, बेस है, ये क्या है बेटा, ये बेस। अब आपको अगर क्लास 10 में बेस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको देखना है कि उसमें क्या लगा होगा बेटा, OH लगा होगा, ठीक है। OH जिसमें भी लगा होगा बेटा वो समझ जाइए वो क्या होगा बेटा, बेस होगा। अब आप देख सकते हैं आपने बेस लिया और आपने CO2 लिया, तो ये CO2 यहाँ पे बिहेव करेगा बेटा किसकी तरह, एसिड की तरह, ठीक है। तभी आपका क्या निकला बेटा, ये निकला सॉल्ट और क्या निकला बेटा, वाटर। तो ये एक तरह से क्या है बेटा, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आपको कुछ एक बात बताता हूं, ठीक है। देखिए, कभी भी अगर आप एसिड लिए हो तो एसिड हमेशा बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। एसिड हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, बेस के साथ। बस यही है कि बेस के रूप अलग अलग होंगे। कभी कभी बेस आपके मेटल के फॉर्म में होगा, ठीक है, कभी कभी आपके स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में होगा, कभी वीक बेस के फॉर्म में होगा, ठीक है। और कभी कभी तो एसिड ही होगा, तो मतलब एसिड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर का जगह कभी H2 प्रोड्यूस कर रहा है, बट सॉल्ट जरूर करेगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको इसको समझाता हूं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली मैं समझाता हूं। देखिए बेटा, अगर आप पिछला रिएक्शन देखते हो तो पिछले रिएक्शन में आप एक चीज समझोगे कि जो आपने कल किया, ठीक है, कल जितने भी आपने रिएक्शंस देखे, ठीक है बेटा, देखना, ठीक है। आपने कल रिएक्शन देखा बेटा कि एसिड का रिएक्शन सर हमने मेटल के साथ देखा तो हमारा निकल रहा था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप कभी इस बात को नहीं मानना कि एसिड आपका मेटल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मेटल के जगह पे बेसिकली क्या है वो बेटा, बेस है। क्योंकि एसिड जितने बार रिएक्ट करेगा वो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, बेस के साथ। बस यहां पे ये है कि बेटा यहां बेस की जगह किसने लिया है, मेटल ने। क्योंकि एसिड का काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, और बेस का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। और यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन आया बेटा, मेटल। तो यहां पे मेटल क्या बन गया है, यहां पे अभी बेस बन गया है। क्या बन गया बेटा, बेस। प्लीज याद रखना बेटा, दिस इज एसेंस, ठीक है। कोई भी रिएक्शन का एसेंस यही है, एसिड का बेस का रिएक्शन का मेन एसेंस ही यही है कि कभी भी एसिड बिना बेस के रिएक्ट नहीं करेगा। यहां पे बेस का फॉर्म क्या है, मेटल है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया HCl, ठीक है, मैंने HCl ले लिया और अगर मैं ले लूं बेटा बेस NaOH ले लूं, ठीक है, ये एक्चुअल एसिड है और ये आपका बेस है। तो यहां पे क्या निकल के आ गया बेटा, यहां पे निकलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपका सॉल्ट क्या निकलेगा, NaCl निकला और साथ में क्या निकला बेटा, पानी। तो ये आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि जब एसिड आपके बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर ही निकलता है। तो यहां पर एक प्रोडक्ट जो हमेशा फिक्स रहेगा वो क्या होगा बेटा, आपका सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलता रहेगा बार बार। क्या बदलता रहेगा बेटा, आपका बाई प्रोडक्ट बदलेगा, जैसे H2O निकलेगा या H2 निकलेगा या क्या निकलेगा, वो आपका बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बुक में एक और रिएक्शन दिया था बेटा CaOH होल 2, ठीक है, और आपको दिया था CO2, ठीक है। अब आप यहां पे देख पा रहे हो बेटा कि इसको तो आप जानते हो कि ये क्या है बेटा, ये बेस है। क्योंकि मैंने आपको अभी बेस आइडेंटिफाई करना सिखाया, क्या कि जिसमें भी आपका OH लगा होगा वो क्या होगा बेटा, आपका बेस होगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो बेस रिएक्ट किससे करेगा, एसिड से। तो मतलब यहां पे एसिड कौन है, CO2, एग्जैक्टली CO2 आपका एसिड है। CO2 क्या है बेटा, आपका एसिड। हमेशा याद रखना बेटा, बेस हमेशा एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा, इसके अलावा कुछ और तो होने ही नहीं वाला, ठीक है। बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एसिड को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए और बेस इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो कि CaOH होल 2 जब CO2 से रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है बेटा CaCO3 प्लस H2O। तो ये बेसिकली होता है बेटा सॉल्ट। ये क्या होता है बेटा,
सॉल्ट और ये आपका होता है बेटा पानी, ये वाटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेस प्लस एसिड का मॉडल फिर से क्या निकाल के दे रहा है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप समझे तो मैंने जैसे अभी आपको ये समझाया कि सर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो चलो इसको एक बार समझते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, सर कैसे लूज हुआ, ठीक है, इसको एक बार समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने कहा कि सर CaOH होल 2 था, ठीक है, और मेरे पास था प्लस CO2, ठीक है। अब ध्यान देना, इसने हमको दिया बेटा क्या, CaCO3 प्लस H2O, ये हमको दिया है, ठीक है, ध्यान देना आप, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें बेटा, इसको तो हमारे पास है बेटा CaOH होल 2, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक करो, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी कार्बन नहीं, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 + 2 होती है ना। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ये निकलेगा Ca2 प्लस करके निकलेगा, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि OH की वैलेंसी होती है -1, मतलब पिछले क्लास में बताया था ना, तो आपको मिल जाएगा बेटा OH क्या बेटा -1, और कितने OH निकलेंगे बेटा 2, क्योंकि हमारे पास कितने OH थे बेटा 2 थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार बताता हूँ कि OH की वैलेंसी -1 क्यों होती है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, इसके साथ एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो अब आप गौर करिए कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अभी भी कितनी ही कमी है, एक ही कमी है, तो वो एक किसी और से गेन करेगा ना, है कि नहीं, किसी और से लेगा। इसीलिए बेटा इसके ऊपर में क्या चार्ज आता है बेटा, -1 का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, ठीक है, किससे लेगा, कहीं और से, कहीं से लेगा ये, ठीक है। अब ये किससे ले रहा है, यहाँ पे कैल्शियम से ले रहा है। अब OH तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 2, तो इसीलिए यहाँ पे कितने OH की जरूरत पड़ेगी बेटा, 2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बेटा आप देख सकते हो कि CaOH जब टूटा तो आपका कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस और 2OH नेगेटिव। अब हमने बात करी बेटा CO2 को, ठीक है। अब CO2 ले लिया आपने कहा कि सर अब क्या होगा, है ना, CO2 तो एकदम स्टेबल है, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब कैसे बनेगा ये, सर ये कैसे निकल के आएगा, तो चलिए बेटा उससे थोड़ा बात करते हैं। अब हमने कहा कि सर यहां पर जो CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर एक बार देखिए बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन इस तरह से बैठा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ और डबल बॉन्ड O के साथ ऐसे बैठा होता है, ठीक है, 2 के साथ आपका ये बॉन्ड बना के ऐसे ये बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्यों इस तरह से है, तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए, 4 चाहिए। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन को बाहर 6, तो इसको करने के लिए 2 चाहिए, तो इसलिए ये दोनों 2 शेयर कर लेते हैं। तो आप देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सबका 8 कंप्लीट है, एकदम बढ़िया, एकदम बैठे हुए ना। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर बात अब चालू होती है, ठीक है बेटा। देखिए अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे 2 OH नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ ऐसा सिचुएशन यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि ये जो OH नेगेटिव है यहां पर, तो इन दोनों को मिलके यहां पे क्या बनाना है बेटा, पानी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पानी, ठीक है, पानी इसको फॉर्म करना है। अब अगर इसको पानी फॉर्म करना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर पानी फॉर्म करने के लिए इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन किस तरह से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, देखिए बेटा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, इसके पास आपके कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ओह इस तरह से, तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा बन गया, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा नेगेटिव है, तो आपने कल ही पढ़ा था कि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए राइट साइड में है और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है बेटा, ये छीन सकता है। तो ऑक्सीजन जब इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या बन के निकलेगा, यहाँ से प्लस बन के निकलेगा, और ये ऑक्सीजन क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, O2 नेगेटिव बन जाएगा ना, क्योंकि इसने क्या कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने पास, तो इसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज था, तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी छीन लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या बन के निकला, प्लस बन के निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि एक OH कुछ इस तरह से बदल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, O2 नेगेटिव बनेगा, और साथ ही साथ आपका H प्लस एक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए बेटा इसके बाद की कहानी क्या है। अब आपने कहा कि सर OH नेगेटिव का क्या निकला, O2 नेगेटिव निकला, और सर एक H प्लस निकला, ठीक है। अब आपको पता है कि वहां पे कितने OH थे नेगेटिव, 2, तो दूसरा OH नेगेटिव जो है बेटा, अब इस प्लस हाइड्रोजन को अपने पास एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O,
क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और यहां पर इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे, ठीक है, और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज था और एक भूखा नंगा हाइड्रोजन यहां पे था। अब इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे। तो मतलब कि H2O की फॉर्मेशन तो हो गई अपनी। अब बचा क्या है हमारे पास बेटा, O2 नेगेटिव बचा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब यहां पर क्या होगा, अब ये जो अब जो हमारा ये CO2 था बेटा, ये CO2 की कहानी अब बदलने वाली है, ठीक है बेटा। ये CO2 के कांटेक्ट में जब आपका ये O2 नेगेटिव आता है तो ये इसको CO3 2 नेगेटिव में बदल देता है। किसे बदल देता है बेटा, CO3 2 नेगेटिव, मतलब इसकी पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अब खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि जो कार्बन आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा था बेटा, इसके कांटेक्ट में O2 नेगेटिव जैसे ही आता है तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि यहां पे बॉन्ड वगैरह ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बाद इसकी एक नेगेटिव चार्ज किसी और को मिलेगी और इस तरह से इसकी जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह से होगी बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड OO और डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर में चार्ज नेगेटिव और इसके ऊपर में चार्ज नेगेटिव, कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। ये होता है आपको बेटा CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और ये बन जाएगा। अब जैसे ही आपको ये मिला तो आप अब रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास कौन बैठा हुआ था, Ca2 पॉजिटिव बैठा था ना, और आपके पास अब है क्या, CO2 नेगेटिव। तो बेसिकली क्या होगा बेटा कि आपका जो CO3 2 नेगेटिव है वो आपके Ca2 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा, CO3, और इस तरह से आपका यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें बेटा तो इस तरह से आपका जो CaOH2 है जब आपके CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनकर निकलेगा बेटा आपका CaCO3 प्लस H2O। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे ये जो बेस है बेटा ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस क्या बनाता है बेटा, वाटर, ठीक है। तो अगर आपको ये हल्का फुल्का समझ में भी आया है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है बेटा ये फॉलो करना है 11 क्लास से, ठीक है। बेसिकली 11 क्लास में आप जब जाओगे तो वहां पे आपको ये सारे मैकेनिज्म पूरी लिखनी पड़ेगी, बट मैं आपको 10 क्लास में ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया, एक रफ आइडिया हो कि बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो बेटा कि यहां पर जब आपने कैल्शियम को ब्रेक किया तो कैल्शियम के ब्रेकिंग में हमारा कैल्शियम जो बेस था बेटा उसने OH को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां पे इसने अपनी बेस की भूमिका निभाई, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज हुआ था बेटा वो कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बेटा, वो आगे चल के किसके पास आ जाएगा बेटा, वो आगे चल के हमारे ऑक्सीजन के पास आ जाता है जो कि हमारे किसके साथ था, CO2 के साथ था, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका कंडीशन बनेगा और उसके बाद फिर आगे की कहानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ठीक है। तो बेस और एसिड ही हमेशा हर बार आपको रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे बेटा और आपको कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है बेटा जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बेटा वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। बेस और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और बेस और एसिड का जो रिएक्शन है बेटा आपको अगर यहाँ पे बुक में देखें तो आपको यहाँ पे किस तरह से बताया गया है, देखिए बेस और एसिड का जो रिएक्शन है आप देख सकते हो, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा बेटा तो आपका यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और हमेशा सॉल्ट के साथ क्या निकल के आएगा बेटा, आपका वाटर निकल के आएगा। सॉल्ट एंड वाटर ये दो वो कंपोनेंट है बेटा जो आपके बेस और एसिड के रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा कि जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं बेटा ये सारे आपके आयोनिक सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयोनिक, मतलब कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बना होता है, यहाँ पे क्या बना होगा बेटा आपका आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर आपका हमेशा बेस और एसिड के रिएक्शन में निकल के आएगा। इसके आप अनगिनत रिएक्शंस लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे NaOH और HCl जो है बेटा ये हमारे प्रोमिनेंट एसिड एंड बेस है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सॉल्ट काफी अच्छा खासा निकलता है बेटा। NaCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, ठीक है बेटा, काफी अच्छा क्रिस्टल बनाता है ये। और भी बहुत सारे रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने KCl अगर फॉर्म करना है तो आपने ले लिया बेटा यहाँ पे KOH ले लिया और साथ में आपने H2SO4 HCl लेना पड़ेगा ना क्योंकि KCl बनाना ना, तो आपने HCl ले लिया तो आपका बनेगा KCl प्लस H2O। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो, KOH ले लिया आपने दे दिया, H2SO4 दे दिया तो आपका यहाँ पे K2SO4 निकलेगा और साथ में आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके रिएक्शंस होते हैं जो कि आपके बेस प्लस एसिड और भी रिएक्शन आप ले सकते हो, जैसे आपने MgOH होल 2 ले लिया
और आपने यहाँ पे HCl दे दिया, तो यहाँ पे निकलेगा बेटा MgCl2 और साथ में निकला आपका H2O, ठीक है। तो ये भी आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरे रिएक्शन भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि आपने रिएक्शन ले लिया AlOH होल 3 प्लस आपने ले लिया यहाँ पे HNO3, तो ये फॉर्म कर लेता है बेटा AlNO3 होल 3 प्लस आपका H2O। तो ये आपके जो है रिएक्शंस वगैरह जो कि आपके बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर आपका ये प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो आपका जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या निकल के आएगा बेटा, सॉल्ट और वाटर आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका एसिड एंड बेस का रिएक्शन। चलिए तो अब आगे बढ़ते बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटालिक ऑक्साइड जितने भी बेटा वो आपके एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, मेटालिक ऑक्साइड्स। अब मेटालिक ऑक्साइड बेसिकली आपके बेस ही होते हैं, ठीक है बेटा। मेटालिक ऑक्साइड क्या है बेटा, बेस इन नेचर होते हैं। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे भी क्या निकल के आ रहा है, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसिड है वो तो ठीक है, बट मेटालिक ऑक्साइड बेसिकली क्या है बेटा, हमारा बेस है, तभी क्या निकल के आया बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट एंड वाटर तभी निकलता है जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है। एसिड और क्या रिएक्ट करता है बेटा, बेस, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने MgO ले लिया, क्या ले लिया बेटा, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को आपने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे निकलता है बेटा MgCl2 प्लस H2O। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे क्या निकला बेटा, सॉल्ट निकला और आपका पानी निकला, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप बस यहाँ पे 2 लगा दो, काम हो गया, ठीक है। इसके और भी रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे Na2O ले लिया, ये आपका सोडियम ऑक्साइड, प्लस आपने ले लिया मान लो H2SO4, तो ये आपको क्या निकाल के देगा, Na2SO4 प्लस आपका क्या निकलेगा बेटा, H2O। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा ये भी आपका मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपको क्या दे रहा है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर वाला जो केस है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। और जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट प्लस क्या निकाल के देगा बेटा, पानी, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर आपका निकलेगा, ओके। इसके बाद बेटा आगे यहाँ पे और भी जो है बेटा रिएक्शंस है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अब इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। मैं आप सारे रिएक्शन फटाफट से लिख दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो सारे के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, एक करके। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या किसका रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस का। इसका स्केलेटल रिएक्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो होगा बेटा एसिड प्लस बेस आपको दे रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल NaOH प्लस HCl ने हमको दिया NaCl प्लस H2O, ठीक है। हर एक के 3 एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा KOH प्लस H2SO4 ने हमको दिया K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। तीसरा CaOH होल 2 आपका रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ, तो ये आपको दे देगा CaNO3 होल 2 प्लस H2O। तो आप देख सकते हो बेटा ये आपके 3 मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये आपके 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इसको फॉलो करें प्लीज़। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। इसका स्केलेटल रिएक्शन का मतलब कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, और उसका ये एग्जांपल मैंने लिखा है। स्केलेटल रिएक्शन में मतलब हमने यहाँ पर ये बताया है कि किस इसका रिएक्शन से क्या निकला, ठीक है। उसका मतलब वो होता है स्केलेटल रिएक्शन का, ठीक है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, जैसे
टॉपिक में क्या बोला है, जैसे कि अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है आपके एसिड के साथ तो क्या निकला, तो उसमें निकल रहा है आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, तो वैसे ही लिखा है मैंने ये, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये सब है, तो वो आपका बेस, ये एसिड, इसमें सॉल्ट और वाटर निकला, ठीक है। तो ये जितने भी ये निकल रहे हैं सॉल्ट और वाटर है, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया बेटा कि बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास 10 में क्या ध्यान देना है बेटा, OH का ध्यान है, ठीक है। ये सिर्फ क्लास 10 तक ही काम आएगा बेटा, मैं बार बार कहूँगा क्लास 10 तक काम आएगा, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, क्लास 10 तक। क्लास 10 के बाद ये सब काम नहीं आने वाला। क्लास 10 के बाद ये मत सोचने कि फिर OH देख रहे हो, फिर अरे वो एसिड बेस मिल गया, वो कभी कभी एसिड भी होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस पर। आ गया सबको, आगे समझ में। चलिए अगला हमारे पास क्या था बेटा, नेक्स्ट था मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है, इसके साथ। तो इसका स्केलेटल रिएक्शन क्या था बेटा, इसका स्केलेटल होगा बेटा कि जब आपने मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करा दिया एसिड के साथ तो निकलेगा बेटा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर लिखना है बेटा, मैं H2O लिख रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये वाटर है। अब इसका एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे बेटा, नंबर 1 MgO प्लस HCl, तो आपका निकलेगा बेटा MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। अगला ले सकते हो CaO प्लस H2SO4, तो ये निकाल के देगा आपको बेटा CaSO4 प्लस H2O। तीसरा Na2O प्लस HNO3, तो ये आपको निकाल के देगा बेटा NaNO3 प्लस H2O, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये रहेगा, तो इसको आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, क्लियर है। इसको भी बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये हो गया बेटा मेटल ऑक्साइड के एसिड के साथ रिएक्शन। इसमें और भी आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, घर में जाइए थोड़ा ट्राई करिए और एग्जांपल लिखने का, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल से बनेंगे। नेक्स्ट आपका जो बनेगा बेटा वो था नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस, की बेस के साथ अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड का अगर आप देखते हो तो क्या आपका रिएक्शन निकल के आता है, ठीक है। तो लिख लिया, सब लिख लिया, बात साइन लिख लिया, जल्दी लिख, चलो तब तक मैं चौथा ही लिख देता हूँ, ठीक है। Al2O3 का रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा Al2SO4 होल 3 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। हाँ, तो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा तुमको 2, सल्फर को 3, तो 3 लगा दिया, और हाइड्रोजन में 6। अब बैलेंस है, आई थिंक, देखिए तो बैलेंस हो गया होगा, हाँ बैलेंस ही है, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपका बन जा रहा है, और 6 नहीं, पे 3 लगेगा, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, ये 3 होगा, हाँ अब ठीक है, अभी बैलेंस है, ठीक है, सबका हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला हमारे पास कौन सा है बेटा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है बेटा। अब बेस के साथ बात करेंगे बेटा। तो स्केलेटल रिएक्शन क्या होगा, स्केलेटल रिएक्शन जो होगा बेटा वो होगा आपका बेटा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस आपका निकाल के देगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, हाँ जी, ये एसिडिक नेचर का होता है, तभी एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या निकलता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का था और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, क्या बात है, ठीक है। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड में एग्जांपल कोई भी एक, चलो हाँ बताइए दीदी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल दीजिए। हाँ हाँ चलिए कोई भी, अरे किसी को भी नहीं पता क्या, ओके नॉन मेटल ले लो, कोई भी नॉन मेटल उठा लो, कोई भी नॉन मेटल। क्या क्या नॉन मेटल थे बेटा, कल ही लिखवाया था,
चलिए एक नॉन मेटल का नाम ले लीजिए। हाँ हाँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना बेटा। और भी तो कुछ होते हैं। हाँ क्या बेटा, हाँ फ्लोरीन था, फ्लोरीन का भी ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। क्लोरीन भी था, क्लोरीन का ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। और किसका ऑक्साइड बेटा, कार्बन का भी ले सकते हो, है ना। हाँ बेटा, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले सकते हो, है ना। सल्फर का ले सकते हो। क्या बात है, देखो अब धीरे धीरे निकल रहा है सब कुछ, है कि नहीं। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है बेटा। ये सारे किस नेचर के होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के, ठीक है। इसीलिए आपको अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन दिखाऊं तो ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब आपको याद आएगा कि अरे वाह सर ने तो ये बताया ही था। ये देखो थोड़ा देखिए तो बेटा, ये रिएक्शन वैसे नहीं लग रहा तुमको। हाँ, CaOH(2) ये क्या था, बेस। ये क्या है बेटा, बेस। CO2 क्या है बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल है ना ये ऑक्साइड, इसलिए क्या था, ये एसिड था ना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एसिड है ये। क्या बात है यार, देख रहे हो, अभी तो स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया ना, देखा। और यहाँ पे क्या निकला बेटा आपका, CaCO3, ये क्या था, सॉल्ट, और ये तो पानी ही है। क्या बात कर रहे हो, देखो सब कुछ तो इधर ही था, है कि नहीं। तो कहाँ खो रहे हो बेटा, है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, अब मैं आपको और रिएक्शंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आपका सबसे बेस्ट जो एसिडिक होता है बेटा, वो CO2 होता है। क्या होता है बेटा, CO2। आप CO2 ले सकते हो, आप SO2 ले सकते हो, आप NO2 ले सकते हो। ये सारे आपके नॉन, मतलब ये सारे के सारे आपके एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल वही ले लेते हैं हमारा ना। तो एग्जांपल नंबर 1 तो हमारा आएगा CaOH(2) का रिएक्शन हुआ आपके CO2 के साथ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaCO3 प्लस H2O। हमारे पास ना बेसिकली आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड में ना ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, क्योंकि हमारे नॉन मेटल बहुत कम है ना। कल ही आपने देखा मेटल ऑक्साइड में बहुत चॉइसेस है बेटा, बहुत सारे, अनगिनत मेटल ऑक्साइड बना दो। बट नॉन मेटलिक ऑक्साइड थोड़े से है ना कम है हमारे पास। तो आप ऐसा कर सकते हो कि CO2 का ही इस्तेमाल बार बार कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने MgOH(2) ले लिया, ठीक है, और आपने CO2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, MgCO3 प्लस क्या निकलेगा बेटा आपका H2O निकल के आएगा, ठीक है। तीसरे में आप ले सकते हो, जैसे मान लो NaOH ले लिया, सॉरी, प्लस CO2 लिया आपने, तो ये क्या निकलेगा बेटा आपका Na2CO3 प्लस H2O निकला, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लीजिए बेटा, एक और KOH ले लीजिए, आपने CO2 दिया, तो क्या निकलेगा बेटा K2CO3 प्लस H2O, कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो कितने बढ़िया एग्जांपल्स हैं। आप हर बार CO2 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 ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा चॉइसेस कम है, तो CO2 ही ले लो, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि आपके हर बार क्या निकलेंगे बेटा, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ क्या निकलेगा बेटा, पानी, ठीक है। वाटर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लें। हो गया अन्ना, आया समझ में, क्या बात है, ठीक है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होगा बेटा, आपका एसिडिक नेचर का। और मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा बेटा, बेसिक नेचर का, ठीक है। हाँ जी, नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो, सॉल्ट का मतलब ही खाना नहीं होता है, नहीं, सॉल्ट आप सिर्फ एक खाते हो NaCl, उसके अलावा, और वो भी बहुत ज़्यादा आपका आयोडाइज्ड है, उसको बहुत अलग तरीके से रिफाइन करके दिया जाता है आपको, ठीक है। रॉक सॉल्ट वगैरह खा लेते हो आप, ठीक है, वो भी खाने लायक होता है। और कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो होते हैं बट वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है बेटा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट जितने भी आपके जो पैकेट फूड्स आते हैं बेटा, उसमें ना बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स उसमें एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट डाले जाते हैं, जो कि आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप वो क्या बोलते हैं बट उसको, वो जिसमें डालते हैं ना, वो मोमो में डालते हैं, वो एक वाइट क्रिस्टल होता है, उससे मोमो की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है, टेस्ट एनहांसर बोलते हैं ना उसको बेसिकली, ठीक है। हुचिंग इज एग्जैक्टली, तो वही, तो वो भी आपका एक सॉल्ट ही होता है, ठीक है। वो भी आपको नहीं खाना चाहिए बेसिकली, वो भी आपको इफेक्ट करता है इन अ बैड वे। आप लोगों ने वो खाया बेटा, वो कंसनट्रेट वगैरह खाया होगा आप लोगों ने, जूसेस, पैकेट जूसेस, जो ये रियल जूस और अनरियल जूस है ना, वही। और आपने है ना बी नेचुरल है कि नहीं, सी नेचुरल, बहुत कुछ खाया होगा। सर जो खा नहीं सकते वो सॉल्ट कहाँ यूज होता है? हाँ, वो सारे सॉल्ट आपके बेटा एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ आपके बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। बहुत सारा इसका इस्तेमाल है,
स्पेशली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो आप लैब में करने वाले एक्सपेरिमेंट करते वक्त 11 क्लास में 12 क्लास में जाओ ना, बहुत सारे सॉल्ट का अलग अलग इस्तेमाल करोगे, सॉल्ट एनालिसिस करोगे, टाइट्रेशन करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। बट खाना मतलब खाने में जो उपयोग होने वाला सॉल्ट है बेटा, वो हमारा जो सबसे हेल्दी सॉल्ट है दैट इज़ योर NaCl। हाँ, वो उसमें भी NaCl ही होता है बेटा, बस वो क्या है कि रॉक सॉल्ट है, वो थोड़ा सा अलग है। वो उसमें आपके डॉट आपके कुछ एक्स्ट्रा जो एक दो एलिमेंट्स है उसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है, और कुछ नहीं है वो। पता नहीं यार, ये तो पता नहीं कौन सा नमक बोलते हैं बेटा उसको, सेंधा नमक कुछ बोलते हैं ना। हाँ वही वही वही, पिंक कलर का होता है। पता नहीं, मैंने नहीं रखा पिंक कलर का नमक। पिंक कलर का होता है? ओए पिंक कलर की भी नमक आती है? हाँ चलो जो भी है। हाँ जी बेटा, यूरेनियम के साथ बेटा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यूरेनियम खुद बहुत रिएक्टिव है, तो वो ऑलरेडी ना वो आपका क्या कर रहा होता है बेटा, फिजन दिखा रहा होता है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो वो पहले स्टेबल हो उसके बाद, है कि नहीं। तो इसलिए यूरेनियम जो है बेटा रिएक्शन में कम ही इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के इसलिए कोई कंपाउंड ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। यूरेनियम का ओर भी अगर आपको मिलता है बेटा, तो यूरेनियम का जो ओर है बेटा वो काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए उसको जो है बेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें मशीन्स बहुत अलग अलग लगते हैं, ठीक है। वो मतलब कि एक तरह से आप अरे आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा था ये ज्योग्राफी में, आपने वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े ना, स्टॉक में रहता है कोई एनर्जी का फॉर्म। ओ नहीं, आप लोगों का नहीं था ना मिनरल्स एंड एनर्जी लास्ट से, वो इस साल है। हाँ, और ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, उसमें आपके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। उसमें ना स्टॉक फॉर्म में एक आता है बेटा कि ऐसी एनर्जी जो कि आपके पास है बट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो वो आपका मतलब हमारे पास इंडिया में भी है वो बेटा, आपके लद्दाख, लेह लद्दाख वगैरह एरिया ऐसे जगह है जहाँ पे यूरेनियम गड़े हुए हैं, पर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ गई तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर है ना उसको यूज़ में ले सकते हैं। बट अभी हमारे पास तो काफ़ी सारे नदियाँ हैं, तो हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है, तो हमें इतनी सारी एनर्जी तो अलग अलग मिली रही ना, तो इसलिए हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। बट इन अ टाइम आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, जब आपके पुश्ते मतलब ना आपके वंश 4-5 जनरेशन के बाद देखना कोई ना कोई यूरेनियम निकाल ही रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या करें, इंसान के हाथ में खुजली बहुत होती है ना, कुछ भी अच्छी चीज़ दिख ही नहीं जा सकती, तो उखाड़ के फिर यूज़ करने लग जाएंगे, तो वही होने वाला है, ठीक है। अब वो कब होने वाला है वो मुझे नहीं पता, बट होगा। हाँ क्या बोल रहे, टूथपेस्ट में नमक क्यों होता है बेटा, वो तो प्रियंका चोपड़ा बताएगी ना, मैं कैसे बता दूँ, ठीक है। मुझे तो ये भी नहीं पता था टूथपेस्ट में नमक होता है, ठीक है। हाँ क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं बेटा मैं वो तो सही बात है, पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा कि टूथपेस्ट में बेटा मैक्सिमम आपका एक ना ये बेसिक एंटिटी होनी चाहिए जो कि आपके दांतों के पीएच को कम कर दे, बस उतना ही, ठीक है। क्योंकि अगर आपके दांतों के पीएच ना अगर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर गिरने लगता है तो फिर आपके दांतों में सड़न आती है, ठीक है। तो बस ऐसा होना चाहिए कि टूथपेस्ट जिसमें कोई टेस्ट ना हो और बस दांत में लगा दे। और आपको क्या लगता है कितने सेकंड आपको लगता है कि ब्रश करना चाहिए? आपने देखा लोगों को ब्रश मुंह में डाल के फ़ोन में बात कर रहे हैं, हाँ अपने घर में देखना कि तुम्हारी मम्मी ब्रश लेके सोफे में बैठे हुए हैं, लगाई जा रही है 5 मिनट से। आपको मैक्सिमम 120 सेकंड्स तक ही ब्रश घसना चाहिए दांत में, मैक्सिमम 60 सेकंड से 120 सेकंड तक आपको फटाफट से अपने दांतों में बस वो लगाना है, ठीक है। लगा लिया और मुंह कुल्ला करके फेंक दो। उसके बाद भी अगर आप घस रहे हो तो मतलब आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं, मस्त लगा रगड़े जा रहे हो, हाँ। 5 मिनट तक से कोई तो घस ही रहा है, इतना नहीं करना होता, ठीक है कि नहीं। और दूसरा सबसे खराब आदत, उसी ब्रश से फिर जीभ साफ कर रहे हैं, है ना। जीभ टंग क्लीनर अलग होता है ना, है कि नहीं, वो अलग होता है, उसी ब्रश से घिस रहे हैं। बहुत बार देखा है ना, नहीं तो मम्मी पापा कर रहे हैं, कम ऑन, ठीक है। टंग क्लीनर अलग होता है, वो टंग क्लीनर अलग से आता है, उसको अलग से साफ करें। बहुत सारे ये जो ब्रश वाले कंपनियां इतने मतलब ये मक्कार है, ब्रश इधर दे दिया और उसके पीछे ना वो छोटा छोटा बस प्लास्टिक का एक रिंग बना दिया, बोला ये टंग क्लीनर, और उसमें दिखा दिया ड्राइंग में ये टंग क्लीनिंग में हेल्प करता है। वो कुछ नहीं करता वो, ठीक है। बस ब्रश करो, रखो उसको, टंग क्लीनर लगा, टंग साफ कर लो। और ऐसा टंग क्लीनिंग की भी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती बेटा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ खा रहे हो कि जो बास मारता है, जैसे मान लो कि मीट मछली खाने वाले लोग, अब उनके टंग में वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो आपका जीभ तब गंद मारता है, ठीक है।
और अगर मान लो आप रेगुलर पानी पीते हो तो आपको टंग क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये मतलब पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ गया जीभ साफ करने वाला है। चलिए सो अब यहाँ पे बेटा कुछ सवाल आया बेटा आपका, यहाँ पे देखिए, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्योंकि बेटा कॉपर और ब्रास जो बेटा वो बेस होता है, ठीक है, वो रिएक्ट कर सकते हैं आपके सार सब्सटेंस, क्योंकि सार सब्सटेंस जितने भी होते हैं बेटा वो क्या होता है बेटा आपके एसिड होता है ना। तो इसलिए बेटा ये बेस है, ये एसिड है, तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और काम खत्म, है ना, मस्त है ना। आप कॉपर के बर्तन में मम्मी ने आपको दही डाल के दिया है और खाया और बस पता नहीं कुछ और ही निकल गया वो तो इसलिए बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए बेटा अगर आप कर्ड ले रहे हो तो आपको कॉपर के बर्तनों पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चावल वगैरह खा सकते हो आप, ठीक है। कॉपर बेटा यस, कॉपर मेटल ऑक्साइड नहीं बेटा, कॉपर खुद एक बेस है ना, मेटल है ना वो तो, है कि नहीं, और वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। और कर्ड क्या है बेटा, एसिड है। और आपको पता है कि फर्स्ट रिएक्शन से कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना। और ये जो सॉल्ट होता है बेटा ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ये पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमको कॉपर में कभी सर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉपर में आप क्या सर्व कर सकते हो, चावल सर्व कर सकते हो, दाल सब्जी वब्जी दे दिया, ठीक है। जितनी भी एसिडिक चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपकी मतलब माइल्ड है, वो सब आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो कि आपने बहुत मतलब कर्ड डाल के दे दिया तो वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो नेचर में रिएक्टिव होता है, इसलिए वो आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा अगला, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो आपको पता है क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस है ना, H2 गैस निकलता है पॉप साउंड के साथ, है ना। हमने कल ही तो पढ़ा उसके बारे में। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, तो एग्जांपल दे देना यार, है ना, कि वो Mg वाला जो था, MgOH को रिएक्ट करा दिया था, और नहीं हमने मेटल के साथ बोला, हाँ Mg का रिएक्ट करा दो आप HCl के साथ तो आपको H2 निकल के आएगा, MgCl2 निकलेगा। तो एक एग्जांपल आपको बस दे देना है, ठीक है। उसके लिए मेटल कंपाउंड ए, आपका एक मेटल कंपाउंड बेटा ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल का रिएक्शन किससे हुआ बेटा, HCl के साथ, ठीक है। प्रोड्यूस एफरवेसेंस, ठीक है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुआ। एफरवेसेंस का मतलब क्या बेटा, वहां पे आपका गैस निकल के आ रहा है, आपकी द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो ये कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन, जिसने कि बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड निकला है, तो आपको सारा का सारा चीज समझ में आ ही गया कि कैल्शियम क्लोराइड अगर निकल के आ रहा है तो मतलब हमने सर कैल्शियम का रिएक्शन, मतलब कि कैल्शियम का जो रिएक्शन है बेटा हमने किया था किसी भी आपके एसिड के साथ जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने कराया रिएक्शन इसको HCl के साथ, ठीक है बेटा। तो क्या निकल के आएगा बेटा, तो यहाँ पे निकलेगा CaCl2 और साथ में कौन सा गैस निकलेगा बेटा, H2 गैस। और ये आपका एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा जो कि पॉप साउंड के साथ कैंडल को क्या कर देगा, बुझा देगा, ठीक है। तो ये आपका इसका रिएक्शन होगा। ऊपर वाले में यही रिएक्शन लिख देना, एग्जाम्पल देने के लिए बोला ना, तो यही रिएक्शन लिख देना, ठीक है। ऊपर में भी यही चिपका दो। चलो बेटा, तो अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हर एक एसिड में और हर एक बेस में क्या कॉमन होता है। और ये चीज़ मैंने आपको कल भी बता दिया है, आज भी मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है। अब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये बेसिकली कि हर एक एसिड में और बेस में क्या कॉमन होता है, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें बेटा, तो हर एक एसिड में, ठीक है, एसिड से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, एसिड से। तो all acids have H प्लस आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन कॉमन, ठीक है बेटा। हर एक एसिड के पास ये आयन कॉमन होता है, हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बेटा। हाइड्रोनियम आयन के दो फॉर्म्स है बेटा, प्लीज अब कंफ्यूज मत होना बेटा। H प्लस को ही आप H3O प्लस भी लिख सकते हो। अगर आपका टीचर आपको H3O प्लस बताता है तो आप एक बात से निश्चिंत रहिए कि वो H प्लस ही है, ठीक है बेटा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तुम्हारा टीचर अगर बोलता है ये हाइड्रोनियम आयन है तो तुम ये मत समझ रहे ले भाई सर ने तो ट्यूशन में तो हमने ये देखा, अरे दोनों चीजें सेम है। इसको भी हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको भी हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि अब ये क्यों हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि जब आपका H2O जब एक भूखे नंगे हाइड्रोजन को ले लेगा तो वो बन जाएगा बेटा आपका H3O प्लस, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा बेटा, H3O प्लस। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो प्लस चार्ज है वो किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन की वजह से तो आया है। तो इसलिए बेटा ये भी आपका हाइड्रोनियम आयन ही कहलाता है। तो अगर आप ये लिखो
तो भी सही है, और अगर आप ये लिखो तो भी सही है, बट मैं हमेशा यही लिखता हूँ क्योंकि ये इजी टू रिमेंबर रहता है, ठीक है ना, इजीली आप इसको ग्रास्प कर पाओगे ना, तो ये समझ में आएगा, आपको जल्दी दिखेगा कि ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा, अगर मैं HCl ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, HCl, अगर मैं H2SO4 ले लूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि HCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो HCl में भी आपका H प्लस और Cl माइनस निकल के आएगा, और अगर आप H2SO4 देखते हो बेटा तो इसमें आपको 2H प्लस और SO4 2 माइनस निकलता हुआ नजर आएगा, दिख रहा है आपको बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर ये दोनों के दोनों क्या थे बेटा, एसिड थे, ठीक है, और ये दोनों के दोनों एसिड में आपका क्या निकल के आया बेटा, H प्लस आपका कॉमन दिख रहा है। अब यहां हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा हाइड्रोनियम आयन निकलेगा, तो इन दोनों में किसमें ज्यादा निकल रहा है, H2SO4 में, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, H2SO4, तो जो ज्यादा H प्लस निकाल पाएगा बेटा वो आपका होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे सर क्योंकि इसकी 2H प्लस जो है बेटा वो ग्रेटर है एक सिंगल H प्लस से, तो मतलब कि इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है बेटा, वो हाइयर है इन कंपैरिजन टू द HCl, तो इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा बेटा, H2SO4, ठीक है बेटा। तो इसको भी प्लीज आप ध्यान में रखें। तो यहां पे मैंने क्या बता दिया बेटा कि एसिड में क्या कॉमन होता है बेटा, आपका H प्लस आयन कॉमन रहता है, और जितने भी एसिड है बेटा आपके उन सब में आपको H प्लस आयन दिखेगा ही दिखेगा, और जिसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन निकलेगा बेटा वो क्या होगा बेटा आपका, वो उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। बस साइन आया समझ में, चलो बढ़िया, इसको फटाफट से लिख ले बेटा। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं बेस में क्या कॉमन रहता है, ठीक है, बेस में क्या चीजें कॉमन है, ठीक है। तो बेस में मैंने आपको बता दिया था क्या कॉमन होता है बेटा, OH माइनस है ना, तो बेस में आपका OH कॉमन रहता है, ठीक है, OH मतलब अब उसका भी वही कहानी है, जितना ज्यादा OH निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से, लिख लिया, चलिए बेटा अगले में चलते, ठीक है बेटा। बेसिस, तो बेसिस में कहेंगे बेटा क्या कि ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे जितने भी बेसिस है आपके बेटा उन सब में आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है बेटा वो आपका कॉमन रहता है, ठीक है बेटा, ये आपका कॉमन रहता है OH नेगेटिव, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए बेटा कि अगर आप यहां पर NaOH ले लो तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या बन के निकलेगा बेटा, Na प्लस प्लस OH माइनस। अगर आप MgOH होल 2 ले लो तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पे CaOH होल 2 ले लो तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर बेटा आप KOH ले लो तो ये कैसे निकलेगा बेटा, K प्लस प्लस OH माइनस। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके बेसिस है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके बेसिस है, जिसमें कि आपको क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, OH माइनस आपको कॉमन दिखाई देगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो सारे के सारे एसिड में हाइड्रोनियम आयन कॉमन होते हैं और सारे के सारे बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होते हैं, ठीक है बेटा। इसको प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बेटा आपके लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमन रहने वाली है और किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर था, ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सिंपल है बेटा, ये आपके OH आपको दिख रहे हैं बेटा, इसमें आपके बेसिस में ये कॉमन रहेगा और एसिड में आपका H प्लस कॉमन रहेगा, ठीक है। इसका कोई अगला फॉर्म नहीं है बेटा, इसका यही फॉर्म होता है, जैसे H प्लस का फॉर्म क्या था बेटा, H3O पॉजिटिव था ना, इसका कोई और दूसरा फॉर्म नहीं है, ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, इसी तरह से आपको दिखता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा अब एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसमें बेटा एक सवाल आता है कि वाई water is considered as universal solvent
इसका मतलब यह है कि पानी एसिड को और बेस को दोनों को कैसे घोल सकता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल होने का मतलब वही है, ठीक है। क्योंकि संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं बेटा, मैक्सिमम चीजें या तो एसिडिक है या तो बेसिक है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटा पानी सबको कैसे घोल लेता है, पानी सबके साथ कैसे अपना है ना बॉन्ड बना सकता है। तो आप जब पानी को देखो बेटा, तो पानी आप देख सकते हो, पानी एक ऐसा तत्व है जिसमें आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो H2 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है बेटा H प्लस एंड OH माइनस। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो बेटा, इसमें एसिडिक चीज भी है और इसमें बेसिक चीज भी है, ठीक है। इसमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों चीजें हमेशा प्रेजेंट रहती है। इसलिए बेटा वाटर जो होता है ना बेटा, ये यूनिवर्सली न्यूट्रल है। यूनिवर्सली क्या है बेटा, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें एसिड भी और बेस भी है, ठीक है। इसमें एसिड भी है और बेस भी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हर बार एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वाटर निकलता है। क्योंकि एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो आपका क्या निकलेगा बेटा, तो एसिड एंड बेस के रिएक्शन को क्या बोला गया, हमने कहा सर एसिड एंड बेस के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि क्या निकलता है बेटा, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट तो आपका न्यूट्रल चीज है, तो ये वाटर भी न्यूट्रल होता है क्या, तो हमने अभी देखा ना कि सर वाटर भी तो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, H प्लस भी है और वेरी गुड। तो इसीलिए बेटा क्या होगा कि वाटर भी न्यूट्रल कंसीडर किया जाएगा। और वाटर के न्यूट्रल होने के कारण ये ना ही एसिड की तरफ झुक रहा है ना ही बेस की तरफ झुक रहा है, तो ये दोनों को घोल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहां पे होता क्या है बेटा कि आपका जो वाटर है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि इसमें आपके एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं इसमें एसिड मिलाने लगा तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर लेगा, और अगर मैं बेस मिलाने लगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट कर लेगा। तो इसलिए इसमें दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट है ना, इसीलिए बेटा ये दोनों के साथ कंपैटिबल होता है। दोनों के साथ क्या होता है बेटा, कंपैटिबल। और इसको हम लोग बेटा एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा जो एसिड और बेस दोनों के साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। मतलब कि ये एसिड के साथ भी आपका रिएक्ट कर लेगा और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें दोनों नेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इसलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर, AMPHOTERIC, ठीक है बेटा, एम्फोटेरिक, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें दोनों H प्लस एंड OH नेगेटिव प्रेजेंट रहेंगे, और साथ ही साथ ये एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी आराम से रिएक्ट कर सकता है, और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसीलिए आपका ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको मैंने एम्फोटेरिक अभी इसलिए भी समझा दिया क्योंकि आपको अगले चैप्टर में फिर से एम्फोटेरिक देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको एम्फोटेरिक मेटल्स बहुत सारे मिलने वाले कि जो आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और वो आपके बोर्ड्स में जरूर पूछा जाएगा, 110% आपको एम्फोटेरिक क्या होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आया, सबको आ गया, चलिए खेले नहीं गया आज, सुबह सुबह नहीं खेलता, खेला करो खेला, हाँ चल जाना। अभी गई थी और स्कूल में खेल के आई क्या, स्कूल में नहीं खेला, अरे वाह बढ़िया है, क्या बात है ना, मतलब मैनेज कर ही रहे हो हैं। चलिए बेटा ये तो आ गया, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, है ना। तो आपने देख लिया कि ये देखिए बेटा, एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस, ठीक है, आप देख सकते हो, एंड आपका जो बेस है ये आपके एसिड में आ गया, ठीक है। और ये आप बेस में अगर देखें तो बेस बेस बेस, एक मिनट ना, बेस का इन्होंने आई थिंक ऊपर में ही बताया होगा शायद, क्या बात है, बेस का बताया ही नहीं हम लोगों ने। और टॉपिक क्या, नाम क्या था, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। और यहाँ ये बोल रहे कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लो क्या निकलता है, होते सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या निकलेगा, ठीक है, कैसे में कर देना बेटा घर में जाके, है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अगर हम एसिड और बेस को पानी में डालें तो क्या होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। अब बुक के हिसाब से देखते कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डालोगे तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि किसी भी एसिड को आप जब पानी में डालते हो तो कुछ नहीं होता, वो ब्रेक हो जाता है बस, H प्लस और Cl माइनस,
ठीक है। और मैंने आपको कहा है बेटा कि H3O पॉजिटिव ही क्या है, H प्लस है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि जब भी आप किसी भी बेस को और एसिड को आप पानी में डालते हो तो वो डिसोशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिसोशिएट। चलिए आप इसको समझते हैं, ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एसिड एंड बेसिस आप पानी में डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो बेटा, पानी में, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, एसिड एंड बेस इन वाटर, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। एसिड को आपने पानी में डाला, एसिड को कहाँ डाला बेटा आपने, पानी में, ठीक है, डाल दो। तो आपने डाल दिया HCl को आपने डाल दिया पानी में, तो ये क्या निकाल के देगा आपको बेटा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और अगर NaOH को आप पानी में डालोगे तो भी आपको क्या निकाल के देगा बेटा, ये Na प्लस एंड OH माइनस। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, तो आप देख पाओगे बेटा कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हुआ डिसोसिएशन। क्या हुआ बेटा, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है बेटा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाना। मतलब कि यहाँ पे HCl जो था बेटा वो किस किस से बना था, H प्लस और Cl माइनस से बना था ना। जैसे आपने उसको पानी में डाला टूट गया, ठीक है। NaOH को आपने डाल दिया पानी में, ये क्या हो गया, Na प्लस बन गया और OH नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये आपने इसको समझ लिया कि क्या है ये, पर ये क्यों हुआ, सवाल तो वो है ना, क्यों, सवाल तो ये होना चाहिए ना, क्यों हुआ सर, ये कैसे हो गया, ऐसे कुछ भी कैसे हुआ आप ये बताओ। चलिए अब ये समझाता हूं, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ना 11 का, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बेटा होता क्या है, एक बात मुझे बताइए कि आप अगर HCl पानी में डाल रहे हो तो कितना डालोगे। जैसे मान लो कि अगर मैं 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml डालोगे HCl, 20 ml डालोगे HCl, तो आप हमेशा ये पाओगे कि आप जो मिला रहे हो ना, आप जो मिला रहे हो वो हमेशा कम होगा पानी में। चलो मुझे एक बात बताओ, साबुन की टिकिया जो होती है बेटा नहाने के लिए आप जो यूज़ करते हो वो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा कौन नहा रहा है ऐसे यार, इतना ही बड़ा होगा ना, है कि नहीं, इतना बड़ा साबुन का टिकिया, कितना बाल्टी पानी यूज कर लेते हो, एक, दो, वो 2-3 लग जाते हैं, क्या बात है। चलो 2-3 बाल्टी पानी लग गई, चलो 4 बाल्टी से नहा रहे बच्चे है, लड़के तो बस बगल में लगा के निकल जाते हैं, है कि नहीं, बात को समझना, ठीक है। आपने साबुन इतना सा लिया और पानी 1 बाल्टी, अगर मिनिमम 1 बाल्टी भी पानी यूज करें तो मुझे बताओ उस 1 बाल्टी पानी में कितना साबुन चला जाएगा। अगर आप डालना स्टार्ट करो 100 साबुन तो चले जाएंगे। अगर मुझे नहीं पता घर में कितना बड़ा बाल्टी है, ठीक है, मेरे घर में तो काफी बड़ा बाल्टी है और वैसे मैं टब का पानी यूज करके नहाता हूँ, ठीक है, तो मेरे टब में तो आई थिंक 100 निकल ही जाएगा, 100 साबुन, ठीक है। तो शायद, चलिए जो भी है ना, अब मैं पैकेट खोल के डाल रहा हूँ ना, कम ऑन यार, है नहीं, मान लो ना, चलो 50 यार, ठीक है, तो इतने साबुन तो चल जाएंगे। 50 साबुन के मुकाबले वो का पानी आप, मतलब उतने वॉल्यूम का पानी आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने जो साबुन लिया वो छोटा था जो कि आपका सॉल्यूट है और उसके लिए पानी बहुत सारा यूज कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आप अगर नींबू का रस ले लो, ठीक है बेटा, आप अगर मान लीजिए कि एक जग नींबू का रस बना रहे तो उसमें ज्यादा से कितना नींबू डालोगे, एक पूरा नींबू डाल दोगे कि कितना, आधा, एक कम हो जाएगा, हाँ चलो 2 डाल दो, हाँ चलो 2 डाल दिया, 3, हाँ चलो 3 डाल दो, तो 3 से कितने रस निकलेगा बेटा, आधा ग्लास भी रस निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा भैया, 1 ग्लास का शायद 1/10 निकलेगा, वो आपने डाला। तो आप इमेजिन करो हर बार बेटा कि जो चीज आप पानी में डाल रहे हो वो हमेशा क्या होगा बेटा, लेस इन अमाउंट होगा, लेस इन अमाउंट, ठीक है, लेस इन अमाउंट है, ध्यान देना, ठीक है। तो जो चीज कम होता है वो कमजोर पड़ता है ना हमेशा, क्या पड़ता है बेटा, कमजोर, क्योंकि यहां पे किसकी डोमिनेंस है, पानी की। तो पानी ने कहा हाँ आ गया, चला जा, समझ लो, क्योंकि पानी तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसको आपने इससे मिलाया तो पानी तो बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन में और जो आप मिला रहे हो वो कम है, तो क्या हो गया बेटा कि पानी ज्यादा होने के कारण इसके बॉन्ड को क्या करने लगता है, खींचने लगता है एक अपनी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली पानी क्या करता है बेटा, इसके बॉन्ड को वीक बना देता है, इसके बॉन्ड को क्या बना देता है बेटा, वीक, ठीक है।
अब इसका सिर्फ कारण ये नहीं है कि वीक कैसे बना दिया, अब इसका कारण मैंने समझो कि वीक कैसे बना रहा है। जैसे देखिए बेटा, अगर मैंने कहा कि HCl की अगर बात करी जाए तो HCl क्या बनता है बेटा, HCl आपका बनता है बेटा H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। और H2O की ब्रेकिंग कैसी होती है बेटा, H प्लस एंड OH माइनस, ऐसा ना होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि पानी में भी आपका प्लस और माइनस प्रेजेंट है और एसिड में भी आपका प्लस और माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करता है बेटा कि इसका माइनस इसके प्लस को खींचने लगता है और इसका प्लस इसके माइनस को खींचने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है बेटा, उसकी बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है, ठीक है, और वो टूट जाता है। वो क्या बन जाता है बेटा, टूट जाता है। अब हमें ध्यान देना, अब बच्चे मुझे बोलेंगे सर क्या हुआ, ये तो फिर से H2O बनेगा, फिर से HCl बन जाएगा। अरे ये बनेगा नहीं बेटा, वो खींच रहा है उसको बस तोड़ने के लिए, ठीक है, वो जुड़ नहीं जाएगा, वो बस क्या करेगा बेटा, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब ये जुड़ा क्यों नहीं, हाँ दिव्यांशु, ये जुड़ा काहे नहीं, ये जुड़ा काहे नहीं, ये जुड़ क्यों नहीं गया, आपके मन में सवाल आना चाहिए, सिर्फ जुड़ा क्यों नहीं सर, अगर ये खींच रहा है तो जोड़ने के लिए खींच रहा होगा ना। अरे भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे घर में 10 लोग खाने वाले हैं, रोटी एक ही बनाया है, ठीक है, तो खाएगा कौन, हाँ सब छोटा वाला खाएगा ना, है कि नहीं, या फिर सब लोग देखेंगे उस रोटी को, हाँ मैं खाऊंगा, सब आंखों से खा लिया, है कि नहीं। बात को समझना कि यहां पे इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल है कि ये HCl ब्रेक तो हो जाएगा बट किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतने सारे H2O में किसके साथ बॉन्ड बनाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए बेटा ये सिर्फ ब्रेक होकर रह जाएगा, समझे कि नहीं समझे, तो इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, बस ये डिसोसिएट हो गया, बैठ गया। तो यहां पर जितने भी आपके HCl डाले गए, जितने भी आपका NaOH डाला गया, ये सिर्फ डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा थी तो पानी की डोमिनेंस ज्यादा थी, तो पानी क्या करेगा, खींच के तोड़ देगा बस, ठीक है। तो इसको हम जब क्लास 11 में पढ़ते हैं तो क्लास 11 में आपको यह बताया जाता है, ठीक है, जो कि आप प्लीज समझिएगा, ठीक है, कि जब भी आप किसी भी एसिड को या बेस को आप पानी में डालोगे ना बेटा, पानी में डालते ही पानी क्या करता है बेटा, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को 80 टाइम्स कम कर देता है। जैसे मान लो कि अभी HCl के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 100 का था, कितने का था बेटा, 100 का, 100 था उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे आपने उसको डाला, उसको 80 से डिवाइड कर दो, अब कितना बचा, 0 0 कट गया, 10 और 8 है तो कितना है, 5/4 है, 4 से 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना हो गया बेटा, 1.25। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि आपकी जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ 100 थी, अब कितनी रह गई, 1.25 रह गई। तो क्या उसके बॉन्ड में अब स्ट्रेंथ है, नहीं, वो टूट गया। तो इस तरह से बेटा पानी हमेशा क्या करता है बेटा, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को घटाता है, गिराता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसको यहां पे पानी के अंदर जाके क्या होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, डिसोशिएट होना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए आप जब भी एसिड और बेस को पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा बेटा, वो क्या दिखाएगा बेटा, डिसोशिएशन दिखाएगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए जब भी आप पानी में एसिड और बेस को डालोगे तो डिसोशिएशन होगा, और इसका कारण यही है क्योंकि सबसे पहले तो ये लेस इन अमाउंट होते हैं, और दूसरा पानी क्या करता है बेटा, इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। वाटर रिड्यूसेस the bond strength of acids and bases by 80 times, ठीक है बेटा। तो 80 टाइम्स से क्या कर देगा बेटा, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को गिरा देगा। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, ठीक है। आप लोगों को ये चीज एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको इतना बस याद रखना है कि डिसोसिएशन होता है, ठीक है, डिसोशिएट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करेगा, ये मेरा काम था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपके बुक में शायद ना लिखा हो, बट ये क्यों करेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा एसिड डालेंगे बेटा तो डिसोसिएशन जो है बेटा वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा ना। कंसंट्रेट होने के कारण क्या होगा बेटा, फिर रिएक्शन चालू हो जाएगा, फिर पानी ना भाप बन के उड़ने लगेगा, फिर पानी फिर भाग जाएगा, क्योंकि एसिड बहुत गर्म होता है ना। बेस में भी यही होगा बेटा, ठीक है। कभी भी आपने गौर करना बेटा, ठीक है, सर्फ एक्सेल ले लेना, ठीक है, हाथ में डाल लेना, सर्फ एक्सेल पाउडर होता है, पाउडर सर्फ एक्सेल ले लेना, हाथ में डाल लेना, ठीक है, थोड़ा सा पानी गिरा देना, थोड़ा सा, आपका हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना सर्फ एक्सेल थोड़ा सा लेते हो तो एक बाल्टी पानी लेते हो ना उसको झाग बनाने के लिए या फिर मिलाने के लिए, करते हो कि नहीं करते हो, बट आप थोड़ा सा सर्फ एक्सेल ले लो हाथ में, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल देना, वो आपका हाथ थोड़ा गर्म कर देगा, क्योंकि रिएक्शन चालू हो जाएगा ना। क्योंकि वहां पर आप क्लियरली देख पाओगे कि सर्फ एक्सेल ज़्यादा था और पानी आपने कम लिया, इसलिए वो गर्म होने लगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन चालू कर दिया ना उसने। एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है ये। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप ही होगा, अभी बढ़ गया है ना, गर्म क्यों होने लगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्सोथर्मिक इन नेचर है ना, होगा ही होगा। सर्फ एक्सेल पानी के साथ रिएक्ट कर रहे, कैसी बातें कर रहे हो, साबुन को पानी में डाल के रख दो, अपने आप ही साबुन गायब हो जाएगा कुछ देर में। क्यों,
एक्सोथर्मिक नेचर है ना, रिएक्शन करेगा, हीट बाहर निकालेगा और गायब हो जाएगा, रिएक्शन करता रहता है ना, इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो